नमस्कार, इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेट का ओल्ड पेपर। सन 2012 का ये पेपर है और कृषि विज्ञान का पेपर है, यानी कि एग्रीकल्चर का ये पेपर है। तो इस पेपर को मैं आज सॉल्व करवाऊंगा और इसी के साथ ही मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिससे आप पेपर को किस बेहतर तरीके से, किस आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धान यानी कि चावल की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होगा। ऑप्शन ए 4 से 6, ऑप्शन बी 5 से 6.5, ऑप्शन सी 6 से 7 और ऑप्शन डी 7 से 9। तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6.5 पीएच मान वाली जो मिट्टी होती है या मृदाएं होती हैं वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब पीएच की एक बात बता देता हूं मैं, पीएच जितना ज़्यादा होगा उतनी ही मिट्टी हमारी क्षारीय होगी और पीएच जितना कम होगा उतनी ही मिट्टी हमारी अम्लीय होगी। और एक अच्छी फसल को उगाने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो वो उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य रोटी वाले गेहूं यानी कि कॉमन ब्रीड व्हीट का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम स्पेरोकोकम और टिटिकम स्पेल्टा। तो जो सामान्य रोटी जो हम घर में पकाते हैं वो उस व्हीट को क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? तो इसका राइट आंसर होगा टिटिकम एस्टिवम। जो टिटिकम एस्टिवम गेहूं होता है वो सामान्य रोटी वाला गेहूं कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन ब्रीड व्हीट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो पशु की आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पशु की शारीरिक दशा देखकर, फिर उसके बाद में पशु के खुर देखकर, फिर उसके बाद में पशु के सींग देखकर और फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर लास्ट है डी, पशु के दांतों द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त विधि, तो उपयुक्त विधि पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांतों द्वारा। इसकी दांतों की दशा देखकर क्या लगाया जाता है? पशु की आयु का अंदाजा लगाया जाता है। इसके अलावा पशु की शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर और सींग देखकर, इनके द्वारा भी पता लगाया जाता है। परंतु जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? दांतों द्वारा देखकर। तो दांतों की कंडीशन को देखकर, उनके उगने की संख्या को देखकर क्या लगाया जाता है? पशु की आयु का अंदाजा लगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? भैंस की किस नस्ल के होते हैं? ऑप्शन है पंढरपुरी, फिर ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी मराठवाड़ा और ऑप्शन डी नीली। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मुर्रा। जो मुर्रा नस्ल होती है वो भैंस की नस्ल होती है और उसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, यानी कि राउंडेड होते हैं, घूमे हुए होते हैं। और ये नस्ल सबसे अधिक दूध उत्पादन देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन देने वाली नस्ल का नाम लिखो या नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? मुर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके दूध में लगभग 7% तक वसा या फैट पाई जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऐसा रोग है जो लंबी अवधि तक चलता है। ऑप्शन है एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी गलगोटू, ऑप्शन सी लंगड़ी रोग और ऑप्शन डी खुरपका मुंहपका। तो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा है? सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है खुरपका मुंहपका, जिसको बोलते हैं FMD। क्या बोला जाता है? FMD बोला जाता है। ये लंबे समय तक इस रोग का प्रकोप रहता है। चलिए अब रोग का नाम आ गया तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो प्लीज़ आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके घर से कम बाहर निकलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, घावों के उपचार में काम में लिया जाता है। यानी कि अगर पशुओं को घाव लग जाता है, या पशुओं को नहीं, अगर मनुष्य को भी या किसी भी जीव जानवर को अगर घाव लग जाता है तो उसको एंटीसेप्टिक से क्या किया जाता है? एंटीसेप्टिक से उपचारित किया जाता है, जिससे वहाँ के सारे जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्मीना
प्राप्त होती है? देखो इस क्वेश्चन में एक मैं आपको बता देता हूँ, पश्मीना के बाद में यहाँ ऊन और आएगा, तो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। अब देखो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ऊन पूछा है तो ऊन तो हमेशा भेड़ से प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं है। पश्मीना ऊन जो प्राप्त होती है वो होती है बकरी से। किससे प्राप्त होती है? बकरी से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन प्राप्त होती है बकरी से। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ऑप्शन ए मालपुरा, ऑप्शन बी चोकला, ऑप्शन सी अभिवस्त्र और ऑप्शन डी जैसलमेरी। तो जो चोकला नस्ल की भेड़ होती है उसको क्या बोला जाता है? राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है। और जो मेरिनो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? उसका उत्पत्ति स्थान है स्पेन। और मेरिनो के पीछे क्या शब्द आ रहा है? नो। तो नो से याद रख लेना कि ये 9 किलोग्राम ऊन का उत्पादन करती है एक साल में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसके आगे जो बाकी पेपर है वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी इसके अलावा 15 और पेपर हैं जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जेट के 15 पेपर बाकी हैं और उसके अलावा ICR के पेपर हैं, BHU के पेपर हैं, वो सारे ही मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और टॉपिक वाइज मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे चूक ना जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए ल्यूकोसिस, ऑप्शन बी फाउल पॉक्स, ऑप्शन सी कोक्सीडियोसिस और ऑप्शन डी मेरेक्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फाउल पॉक्स है वो बीमारी किस में होती है? फाउल पॉक्स बीमारी होती है मुर्गियों में, और ये जो बीमारी होती है ये अंडे से चूजे में आ जाती है। यानी कि अगर किसी मुर्गी को फाउल पॉक्स बीमारी हो रखी है तो वो मुर्गी जब अंडा देगी तो उस अंडे से जो चूजा निकलेगा वो किस बीमारी से ग्रसित होगा? वो होगा फाउल पॉक्स बीमारी से ग्रसित। किससे ग्रसित होगा? फाउल पॉक्स बीमारी से वो ग्रसित होगा। तो यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हो कि अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? फाउल पॉक्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्लैक क्वार्टर रोग की रोकथाम हेतु, ब्लैक क्वार्टर रोग की रोकथाम हेतु उपयुक्त टीका है? तो इसका जो टीका है वो ये है पॉलीवेलेंट फॉर्मलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन। पॉलीवेलेंट फॉर्मलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन, इसको शॉर्ट में भी वहाँ लिखा हुआ आ सकता है PFAV। तो कंफ्यूज नहीं होना है, PFA और वैक्सीन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीवेलेंट फॉर्मलाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ब्लैक क्वार्टर डिजीज जब हो जाती है एनिमल्स को तो उसका टीका देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का कवच यानी कि एग शेल किस पदार्थ का बना होता है? तो जो अंडे का कवच होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और वो लगभग जो देशी नस्ल की मुर्गियाँ होती है उनमें थोड़ा भूरा होता है, बाकी जो विदेशी नस्ल की मुर्गियाँ होती है उनमें सफ़ेद कलर का होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे मात्रा पूछ ली जाए कि कितनी मात्रा होती है तो ध्यान रखना 98%। कितनी मात्रा होती है? 98% जो कवच बना होता है अंडे का वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडे दिमाग से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पशु को पावसाने यानी कि मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? अब यहाँ समझिए थोड़ा, जो मादा पशु होते हैं जो दूध देते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, तो इनमें क्या होता है जब दूध दुग्ध ग्रंथियों में होता है तो दुग्ध ग्रंथियों से उनको थनों में लाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पशु अपना जो दूध है वो दुग्ध ग्रंथियों में ही स्टोर कर लेता है, थनों में उतारता नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन का उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद पशु का दूध निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। पशु के पावसने या मिल्क लेट डाउन यानी कि दुग्ध ग्रंथियों से दूध को थनों में आने के लिए
कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। अगर आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम ढंग से पशु को पाउसाने के लिए या मिल्क लेक डाउन के लिए हमें किस हार्मोन का टीका लगाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी सलजम और ऑप्शन डी बैंगन। तो जो पूसा मेघाली किस्म है वो पूसा मेघाली किस्म किसकी है? गाजर की। किसकी किस्म है? गाजर की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूसा मेघाली की जगह आपसे पूछ ले कि अर्का मेघाली किसकी किस्म है। तो अर्का मेघाली किस्म अगर आपसे पूछी जाती है तो वो किस्म सही हो जाएगी टमाटर की। किसकी हो जाएगी? टमाटर की। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टमाटर की वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है, तो भी कौन सी किस्म हो जाएगी? तो भी किस्म हो जाएगी अर्का मेघाली। अब ये यहाँ देखिए शब्द दिया हुआ है मेघाली। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल होता है। और बरसात किससे होती है? बादल से होती है। तो इससे रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि जो अर्का मेघाली किस्म है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए है। किसकी? टमाटर की। गाजर की नहीं, टमाटर की। तो पूसा मेघाली किसकी है? गाजर की है। और अर्का मेघाली किसकी है? टमाटर की है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नींबू में डाईबैक बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? पहले तो आप डाईबैक का मतलब समझिए। डाईबैक का मतलब होता है, पहले तो डाई का मतलब होता है सूखना और बैक का मतलब होता है उल्टा। तो क्वेश्चन आपसे वहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, नींबू में उल्टा सूखा रोग किस तत्व की कमी से होता है? अब उल्टा सूखा रोग कैसे होगा? पौधा सबसे पहले ऊपर सूखेगा, फिर ऊपर से सूखता 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 नीचे की तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा सूखा रोग हो जाएगा। ये किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है कॉपर की कमी से, यानी कि तांबा जो तत्व होता है Cu, उसकी कमी से नींबू में डाईबैक या उल्टा सूखा रोग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए, ताकि आगे जितने भी पेपर आएंगे उनकी वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में खजूर के फलों के पकाव के समय वर्षा हो जाने के कारण किस अवस्था पर तोड़ा जाता है? अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन पहले बता देता हूँ। ऑप्शन ए पिंड, ऑप्शन बी डेग, ऑप्शन सी गंडोरा और ऑप्शन डी डोका। तो जो खजूर होता है वो उसमें मुख्य रूप से लगभग 3 या 4 अवस्थाएं होती हैं जब फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। लेकिन जो भारत में जो अवस्था होती है, जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उस समय क्या होता है कि बरसात आ जाती है। तो बरसात आ जाती है तो उस कारण क्या होता है कि जो पिंड खजूर होते हैं या जो खजूर होते हैं वो सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पुष्पन का समय होता है और बरसात आते ही वो पुष्प झड़ जाते हैं। इसीलिए उनको उस समय नहीं तोड़ा जाता है और उनको डोका अवस्था में ही क्या कर लिया जाता है? तोड़ लिया जाता है। जब उनकी डोका अवस्था होती है तभी क्या कर लेते हैं? खजूर के फलों को तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में उनसे कुछ समय बाद में उनको संरक्षित करके उनसे क्या बनाया जाता है? पिंड खजूर बनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का छाछिया रोग किसके द्वारा होता है? अंगूर का छाछिया यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, प्रोटोमाइसिस, मैक्रोस्पोरस और प्लाज्मोपोरा विटिकोला, इविरिनिया एमिलोवोरा और ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो अगर आपको अंगूर का साइंटिफिक नेम आता है तो आप इस क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकते हो। देखो अंगूर का साइंटिफिक नेम या अंगूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। और यहाँ पर इस कवक का या इस रोग कारक का नाम क्या दिया गया है? प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो विटिकोला और विनिफेरा से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कि जो अंगूर का छाछा रोग होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोपोरा विटिकोला से। किससे होता है? प्लाज्मोपोरा विटिकोला नामक कवक से इसका छाछा रोग होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वगंधा किस कुल का पादप है? अश्वगंधा किस कुल का पादप है? ऑप्शन ए लेग्यूमिनोसी, चिनोपोडिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तो जो अश्वगंधा होता है वो किसका पादप है? वो है सोलेनेसी कुल का पादप है। ये एक अश्वगंधा
औषधीय पौधा होता है और इसमें बहुत ही ताकत होती है और इससे विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का पीलापन किसके कारण होता है? प्याज का पीलापन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी क्यूरसिटीन, ऑप्शन सी लाइकोपीन और ऑप्शन डी कैरोटीन। देखिए प्याज जब हम काटते हैं तो बीच में एक बड़ा सा डॉट होता है, ऊपर जब काटते हैं तो बीच में एक बड़ा सा डॉट होता है जो सफ़ेद पीलापन लिए हुए होता है। उसका कलर किसके कारण होता है? तो उसका कलर पूछा है तो उसका कलर होता है क्यूरसिटीन के कारण। किसके कारण होता है? क्यूरसिटीन के कारण उसका पीलापन लिए हुए होता है। अब बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लाइकोपीन। अगर आपसे टमाटर का लाल रंग पूछा जाए तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूध होता है, दूध का, गाय के दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है, तब क्या आ जाएगा? कैरोटीन। क्या आ जाएगा? कैरोटीन। चलो एक और बता देता हूँ। जो गाजर होती है, गाजर, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जिसको बोला जाता है बीटा कैरोटीन। क्या बोला जाता है? बीटा कैरोटीन। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संतुलित आहार में हरी सब्जियों की मात्रा होती है। संतुलित आहार में हरी सब्जियों की मात्रा होती है। ऑप्शन 90 ग्राम, 120 ग्राम, 300 ग्राम और 95 ग्राम। अब यहाँ पर पूछा है कि संतुलित आहार में, तो संतुलित आहार में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 ग्राम हरी सब्जियों की मात्रा होती है। संतुलित आहार में कितनी होनी चाहिए? 120 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मनुष्य को कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, तब आपका आंसर होगा 300 ग्राम। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर संतुलित आहार पूछा जाता है तो संतुलित आहार में तो 120 ग्राम सब्जी, और अगर पूछा जाता है कि प्रतिदिन मनुष्य को कितने ग्राम सब्जी खानी चाहिए तो 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है गांठ गोभी, जिसको बोलते हैं नोल खोल। क्या बोलते हैं? नोल खोल। गांठ गोभी एक बेसिक, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये यहाँ देखो, यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है, ये फोटो। ये इस प्रकार का एक पौधा होता है गांठ गोभी का, और ये गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत ही आता है। और इसका उपयोग मुख्य रूप से सलाद में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सलाद होता है उसके लिए किया जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, गांठ गोभी के किस भाग को खाया जाता है? ऑप्शन ए जड़, फिर ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी फूल। तो जो गांठ गोभी होती है वो पौधे का तना होती है। क्या होती है? स्टेम होती है, पौधे का तना होती है। तो गांठ गोभी जो होती है वो पौधे का तना होती है और तने वाले भाग को खाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, फल व सब्जियों के सड़ने का मुख्य कारण है। फल व सब्जियों के सड़ने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, फिर कवक, फिर यीस्ट और विषाणु। तो जो फल व सब्जियों के सड़ने का मुख्य कारण होता है वो होता है यीस्ट। क्या होता है? यीस्ट से फल व सब्जी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनार की कौन सी प्रचलित किस्म है? राजस्थान में अनार की कौन सी प्रचलित किस्म है? ऑप्शन है गणेश, फिर ज्योति, फिर जालोर सीडलेस, फिर खोग। तो जो राजस्थान में अनार की सबसे प्रसिद्ध जो किस्म है वो है गणेश। इस किस्म के जो अनार होते हैं वो बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं, और राजस्थान में अधिकतर इसी किस्म को ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नत्रजन को यानी कि नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करने वाला पादप कौन सा है? तो नत्रजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करने वाला पादप कौन सा हो जाएगा? धान। क्या हो जाएगा? धान। यानी कि जो राइस होता है, पैडी होता है, वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है, और बाकी जितने भी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? वो सिर्फ अमोनिया रूप में ही ग्रहण करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन बनता है? अंकुरित मूंग में कौन सा विटामिन बनता है? तो अंकुरित मूंग में विटामिन बनता है विटामिन ए। विटामिन ए इसमें बनता है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच है। मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच है। ऑप्शन ए 5.0 5 से 6, ऑप्शन बी 6.0 से 6.5, ऑप्शन सी 7 से 8 और ऑप्शन डी 8 से 8.5। तो जो मूंगफली के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच माना जाता है वो माना जाता है 6 से 6.5। 6 से 6.5 सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है रिजके की बुआई का सर्वोत्तम समय है। रिजका कौन सी फसल है? रिजका एक चारे वाली फसल है, हरे चारे वाली फसल है। रिजका के अलावा एक बरसिम और होता है, वो भी हरे चारे वाली फसल है। तो रिजका और बरसिम दोनों कौन सी फसलें हैं? हरे चारे वाली फसल हैं। और जो रिजका होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है मेडिकागो सेटाइवा। क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। और रिजके में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है सेपोनिन। क्या होता है? सेपोनिन इसका तत्व पाया जाता है, उस तत्व को बोलते हैं सेपोनिन। और रिजके को इंग्लिश में बोला जाता है लूसर्न। क्या बोला जाता है? लूसर्न भी इसको बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। जो रिजके की बुआई का उपयुक्त समय होता है वो होता है अक्टूबर। क्या होता है? अक्टूबर इसका उपयुक्त समय होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कैच क्रॉप का उदाहरण है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। कैच क्रॉप का उदाहरण है, ऑप्शन है अलसी, फिर सरसों, फिर तोरिया और फिर मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा तोरिया। अब मैं बता देता हूँ कैच क्रॉप होती क्या। देखो कैच क्रॉप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक फसल उगाई, वो फसल मक्का की फसल है या वो फसल बाजरा की फसल है। अब किसी कारणवश से उस फसल को नुकसान हो गया, या आपको पहले से लग रहा था कि मक्का की फसल सक्सेस नहीं होगी, या किसी कारणवश बरसात कम होगी तो ये फसल में नुकसान हो सकता है। तो उस कंडीशन में या तो आप मुख्य फसल के साथ या मुख्य फसल के कुछ समय बाद कम समय में तैयार होने वाली फसलें जब उसी खेत में दो मुख्य फसल की दो लाइनों के बीच में उगाते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन या वो क्रॉप क्या कहलाती है? कैच क्रॉप कहलाती है। देखो एक बार फिर से समझिए, कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है। सपोज दैट आपने मक्का की फसल उगाई खेत में और आपको पहले से पता था या आपको लगा कि हो सकता है कि इस फसल को नुकसान हो सकता है या ज़्यादा बारिश आ सकती है, ये बारिश बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया कि मक्का की दो लाइनों के बीच में एक लाइन आपने दूसरी फसल की बो दी। सपोज दैट आपने तोरिया की बो दी या दूसरी फसल की बो दी, जो कम समय में ही तैयार हो जाएगी और उनसे नुकसान भी हमें नहीं है। तो उस कंडीशन में जो फसल हमने बोई है उस फसल का नाम होगा कैच क्रॉप। क्या होगा? कैच क्रॉप। ये फसलें हमेशा मुख्य फसल की दो लाइनों के बीच में उगाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे 50 लाइक आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊँगा जिसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। अगर आप सही आंसर देते हो तो आपका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। देखिए वीडियो की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में पूछा था कि जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने वीडियो के फर्स्ट में क्वेश्चन आया था तब मैंने बताया था। अब इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका नाम मैं अगली वीडियो में ऐड करूँगा और फोटो भी अगली वीडियो में ऐड करूँगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो जितने लोग कमेंट करेंगे उन सबका ही करूँगा, मैक्सिमम 5 को चूज़ किया जाएगा और उनको मैं ऐड करूँगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार की क्षारीय भूमि में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। देखो अनार की क्षारीय भूमि में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। क्षारीय भूमि का मतलब क्या होता है कि मिट्टी का पीएच ज़्यादा है। अगर अम्लीय होती तो मिट्टी का पीएच क्या होता? कम होता। और उदासीन होती तो मिट्टी का पीएच क्या होता? मिट्टी का पीएच बीच में होता, यानी कि 7 पर होता। तो ये जो पीएच का लेवल होता है ये मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं अनार की क्षारीय भूमि में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म। तो इसकी उपयुक्त किस्म कौन सी है? जालोर सीडलेस। जो जालोर सीडलेस किस्म है उसको मुख्य रूप से इसीलिए विकसित किया गया था कि ये जो राजस्थान के जो क्षारीय भूमि वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर कम बरसात होती है परंतु वहाँ का जो मौसम है वो अनार उगाने के लिए उपयुक्त है। तो उसी आधार पर इस किस्म को विकसित किया गया था। जालोर सीडलेस किस्म है और ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है जो उत्पादन भी ज़्यादा देती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश। और क्षारीय भूमि के लिए जालोर सीडलेस। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक नहीं यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे नीचे ऑप्शन सी, रूबी। रूबी किसकी किस्म है? रूबी किस्म है अनार की। बेशक अनार की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूसा रूबी किस्म किसकी है
तो पूसा रूबी किस्म किसकी हो जाएगी? पूसा रूबी किस्म हो जाएगी टमाटर की। तो पूसा रूबी किस्म तो है टमाटर की, और रूबी अगर पूछा जाए तो रूबी किस्म है अनार की। फिर एक किस्म और दे रखी मृदुला। तो मृदुला किस्म किसकी है? मृदुला किस्म है अनार की। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्का मृदुला किस्म किसकी है, तो अर्का मृदुला किस्म किसकी है? अर्का मृदुला किस्म है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की है। अर्का मृदुला किस्म है अमरूद की। और सिर्फ मृदुला पूछा जाता है तो वो किस्म है अनार की। सिर्फ रूबी पूछा जाता है तो अनार की। पूसा रूबी पूछा जाता है तो टमाटर की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मृदा। सबसे कम जल धारण क्षमता करने वाली मृदा। ऑप्शन ए क्ले, ऑप्शन बी सिल्ट, ऑप्शन सी बालू और ऑप्शन डी दोमट। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्ट। क्या होगा? सिल्ट। सिल्ट का जो बालू होती है, बालू मिट्टी आपने सबने देखी होगी, रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है वो बालू मिट्टी कहलाती है, जिसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं। तो जो सैंडी सॉइल होती है उसी का एक रूपांतरित रूप होता है जिसको बोलते हैं सिल्ट। बालू के जो कणों की मोटाई होती है उनसे भी अधिक मोटे कण किसके होते हैं? उनसे भी अधिक कण किसके होते हैं? सिल्ट के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जल को सोखने की क्षमता और एक जल को धारण करने की क्षमता, ये दोनों किस प्रकार से अलग है। देखो, जल को धारण करने की क्षमता का मतलब ये होता है कि जल, जैसे ही आप मिट्टी में जल को डालते हो, मिट्टी के ऊपर पानी को डालते हो, तो एक तो पानी बहुत जल्दी से सोख लिया जाता है और अंदर मिट्टी के अंदर चला जाता है, और एक पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता है। तो वो जो बहुत जल्दी सोख लिया जाता है और बहुत धीरे धीरे सोखा जाता है, वो तो होता है मिट्टी की जल को धारण करने जल को सोखने की क्षमता, यानी कि बहुत जल्दी से सोख लिया और पानी गति करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जल्दी से चला गया। और जब आप मिट्टी को डालते हो तो जो कुछ पानी होता है वो क्या होता है कि वो मिट्टी के कणों द्वारा सोख लिया जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता। क्या कहलाती है? जल धारण क्षमता। यानी कि वो जो मिट्टी के कण होते हैं वो उस जल को पकड़ लेते हैं, कुछ प्रतिशत मात्रा को वो पकड़ लेते हैं। तो जो मिट्टी का कण अधिक मात्रा को पकड़ता है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, और जो मिट्टी के कण जल की कम मात्रा को पकड़ते हैं उनकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो मिट्टी जल को अधिक समय तक पकड़ सकती है, अधिक मात्रा में पकड़ सकती है, वो उसकी जल धारण क्षमता अधिक होगी, और जो कम पकड़ेगी उनकी जल धारण क्षमता कम होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ लेबल या टैग क्या होता है। जो बीज हम खरीदते हैं, जब हम बीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो बैग होता है बीज का, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक टैग लगा होता है, एक कपड़े का, प्लास्टिक का एक टैग लगा होता है, और वो एक विशेष कलर का होता है। तो अलग अलग जो बीज होते हैं, वैसे बीज 4 या 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूल केंद्रक बीज, फिर मूल केंद्रक बीज के बाद में पंजीकृत बीज, फिर आधार बीज, फिर आधार बीज को उगाते हैं तो उनसे बनता है प्रमाणित बीज। और जो किसानों को जो बीज दिया जाता है वो प्रमाणित बीज ही दिया जाता है, और उनको जो बैग देते हैं प्रमाणित बीज का, उस पर एक कलर का टैग लगा होता है, और उस टैग का कलर होता है नीला। और ये क्वेश्चन सन 2012 का जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सन 2012 का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। आपको ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान से देखना है। प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है नीला। प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है नीला। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज जो होता है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी सफ़ेद और ऑप्शन डी हरा। तो देखिए, सबसे पहले आप लेबल या टैग को समझिए। जब किसानों को बीज दिया जाता है तो उन बीज दिया जाता है तो वो बीज मुख्य रूप से पहले तो प्रमाणित बीज ही उनको दिया जाता है। कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज उनको दिया जाता है, और उनको जो थैला दिया जाता है, जो बैग दिया जाता है, उस पर एक विशेष प्रकार का एक टैग लगा होता है जो कपड़े का होता है, या फिर कपड़े का या प्लास्टिक का हो सकता है, और वो एक कलर का होता है, और वो कलर होता है नीला। यानी कि जो प्रमाणित बीज होता है उसके टैग का कलर कौन सा होता है? नीला होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज के टैग का कलर कौन सा होता है
तो आधार बीज के टैग का कलर कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। कौन सा होता है? सफ़ेद होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विथानिया सोमनीफेरा है एक, विथानिया सोमनीफेरा है एक फलदार पौधा, सब्जी की फसल, औषधीय पौधा और शोभाकारी पौधा। तो जो विथानिया सोमनीफेरा है वो कौन सा है? वो औषधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? औषधीय पौधा है। और ये इनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है विथानिया सोमनीफेरा से। इसको जो हिंदी में या सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है वो इसको बोला जाता है अश्वगंधा। क्या बोला जाता है? अश्वगंधा इसको बोला जाता है। और अश्वगंधा का ही वैज्ञानिक नाम क्या है या वानस्पतिक नाम क्या है? विथानिया सोमनीफेरा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टर होती है। ऑप्शन ए 70 से 90, ऑप्शन बी 100 से 120, ऑप्शन सी 120 से 140 और ऑप्शन डी 140 से 150। तो जो गेहूं की बीज दर होती है वो प्रति हेक्टर होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब देखो ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार आ चुका है। जब मैंने भी जेट का एग्जाम दिया था तो उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस समय इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था कि गेहूं की बीज दर, गेहूं की सामान्य बीज दर होती है और ऑप्शन में था 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम और 140 किलोग्राम। तो उस समय सामान्य बीज दर को उन्होंने 100 किलोग्राम सही माना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामान्य बीज दर कितनी होती है, अगर ऑप्शन दे रखा है 100 से 120 तक, तो आपको 100 से 120 ही करना है। लेकिन 100 भी दे रखा है और 120 भी दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको 100 को राइट मानना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लवणीय मृदाएं या क्षारीय मृदाओं में गेहूं को उगाने के लिए या फिर गेहूं को देरी से उगाने के लिए गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टर कितनी होती है, तो उस कंडीशन में 120 किलोग्राम सही होगा। 120 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर सामान्य पूछी जाती है तो 100 किलोग्राम, देरी से पूछी जाती है या लवणीय क्षेत्रों में पूछी जाती है या क्षारीय क्षेत्रों में पूछी जाती है तो 120 किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे वीडियो के अंदर पूछा था उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। 5 लकी स्टूडेंट का नाम मैं ऐड करूंगा और उनकी फ़ोटो अगर वो भेजेंगे तो फ़ोटो भी उनकी ऐड करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।